मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द्वादश डायलॉग में। दोस्तों, 1966 में अपनी राजनीतिक पारी का आधिकारिक तौर पे शुरुआत करने वाला और महाराष्ट्र एवं देश के राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाला व्यक्ति का जब राजनीति के असली चाणक्य से मुकाबला हुआ तो उनकी सारी चाणक्य नीति धरी के धरी रह गई। पूरी तरह से वो राजनीतिक तौर पे रोड पे आ चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के सबसे बड़े प्रभावशाली और वरिष्ठ नेता शरद पवार जी का। एक तरह से महाराष्ट्र कमोबेश पूरे देश की राजनीति का चाणक्य उन्हें माना जाता था, लेकिन उन राजनीति के चाणक्य का जब मुकाबला असली राजनीति के चाणक्य से हुआ तो फिर उनकी सारी चाणक्य नीति फेल हो गई। और आज जिस स्थिति में वो है, किसी ने कल्पना नहीं किया था कि शरद पवार जी का अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पे राजनीतिक तौर पे इतनी बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वह शरद पवार जिनको यह गुमान था इस देश की राजनीति में उनसे बड़ा कद का कोई भी नेता नहीं है, आज उस शरद पवार जी का राजनीति का वो पूरा खुमार उतर गया। न उनके पास बोलने को कुछ बचा है, न करने को कुछ बचा है। सनातनियों में एक मान्यता है कि जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है, और शायद वही आज शरद पवार जी के साथ हुआ है। जिस तरह से शरद पवार जी ने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और उस समय के तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बसंत दादा पाटिल को धोखा देकर उनके ही 40 विधायकों को तोड़कर मुख्यमंत्री बन गए थे और अपनी राजनीतिक सत्ता पे अपना पूरी तरह से कब्जा और कंट्रोल किए, उसी तरह से उन्हीं का भतीजा आज उनका ही पार्टी तोड़कर उनके नाक के नीचे से सारे विधायकों को तोड़कर आज वर्तमान की सरकार शिंदे सरकार में शामिल हो गए। और यह सब परिस्थिति क्यों? 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति का परिस्थितियों में बदलाव आया है वह पूरी तरह से अप्रत्याशित और अकल्पनीय था। किसी ने कल्पना नहीं किया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरीके का बदलाव हो सकता है। इस तरीके से एक पार्टी के विरोध में, एक पार्टी के नेता के विरोध में, जिसको शरद पवार जी अभी कुछ 2-3 दिन पहले गुगली कहे थे कि हमने 2019 में गुगली फेंका था और उस गुगली में भाजपा का विकेट गिर गया तो उसमें मेरा क्या गलती है, वो क्लीन बोल्ड हो गए तो मेरा क्या गलती है। दरअसल 2019 का शरद पवार जी का वह गुगली इतना महंगा पड़ा उनके लिए, महाराष्ट्र के 2 बड़े पारिवारिक पार्टियों के हाथ से उनका पूरा पार्टी निकल गया। जी हाँ, दरअसल आज जो घटना घटी है या आज से पहले भी महाराष्ट्र में जो राजनीतिक घटना घटी है उसका कहीं ना कहीं 2019 के राजनीतिक घटना से संबंध है। इस तरह से 2019 में 23 नवंबर 2019 को सुबह सुबह 5 बजे जब जिस समय इस देश की पूरी जनता अपने अपने घरों में सुबह की नींद ले रही थी, उस समय इस देश में एक खबर आया कि महाराष्ट्र में एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का सरकार बन गया है और देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के शपथ भी ले चुके हैं। लेकिन उस राजनीतिक घटना के 24 घंटे के भीतर जो बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ महाराष्ट्र में, 24 घंटा के अंदर अंदर जो शपथ ग्रहण हुआ था उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। और एक तरह से वह क्षण भारतीय जनता पार्टी एवं उनके टॉप लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा जलालत का क्षण था। उससे बड़ा बेइज्जती आज तक भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े स्तर के नेताओं का कभी नहीं हुआ था। जिस तरह से शरद पवार जी ने भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से सत्ता के लालची घोषित करने में कामयाब हो गए थे। उन्होंने एक तरह से इस देश को दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लालच के लिए क्या नहीं कर सकती है। लेकिन उस घटना को शरद पवार जी अभी कह रहे थे कि हमने वो गुगली फेंकी थी, यानी कि जो उस समय यह कहा गया था कि इस गठबंधन को शरद पवार जी का सहमति था। और बिल्कुल इसमें, क्योंकि शरद पवार जी ने खुद इस बात को कबूला है कि हाँ वो जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें मेरी सहमति थी, लेकिन मैंने सिर्फ एक गुगली फेंका था जिसमें भारतीय जनता पार्टी फंस गया।
वह गुगली शरद पवार जी के लिए कितना भारी पड़ा। दरअसल वह गुगली वह भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं फेंका था। दरअसल वह गुगली सही मायने में देखा जाए तो शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए फेंका गया था, जिसमें बुरी तरह से शिवसेना और शिवसेना के जो सर्वे सर्वा मालिक था उद्धव ठाकरे वो फंस गए। और किस तरह से उस गुगली का शिकार होने के बाद उद्धव ठाकरे और उनके हाथों से उनका ही पार्टी निकल गया, जिसके बाद पूरी तरह से उद्धव ठाकरे आज राजनीतिक तौर पे खैरियर और खैराती बन चुके हैं। न उनके पास शिवसेना बची, न शिवसेना की निशान और न ही शिवसेना का विचारधारा। आज पूरी तरह से उद्धव ठाकरे राजनीतिक तौर पे इनरिलीवेंट हो चुके हैं। उसके बाद शरद पवार जी के ही गुगली के कारण हाल का जो घटना घटा है देश में, खास करके महाराष्ट्र की राजनीति में, कि जो नेता अपने आप को राजनीति का चाणक्य कहते रहे, उस नेता को यहाँ यह भी खबर नहीं हुआ कि उनका पार्टी टूट रहा है। और उनके पार्टी के टॉप लीडर्स जो हमेशा शरद पवार जी के आगे पीछे घूमते थे, अगल बगल में बैठते थे, अभी 2 मई को जो घटना घटा था उसमें वो सारे टॉप लीडरशिप शरद पवार के लिए आंसू बहा रहे थे जब उन्होंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा का घोषणा किया था। आज वही सारे नेता, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, चाहे बसंत दादा पाटिल हो, हसन मुशरीफ हो, धनंजय मुंडे हो, धर्मराव बाबा, अदिति तटकरे, संजय बनसोरे, अनिल पाटिल, कि जितने भी नेता है ये उस समय आंसू बहा रहे थे शरद पवार जी के लिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया 2 मई से लेकर 1 जुलाई आते आते ऐसा कौन सा राजनीतिक हृदय परिवर्तन हो गया एनसीपी के इन नेताओं का? जो नेता 2 मई को शरद पवार के लिए आंसू बहा रहे थे, वह नेता 1 जुलाई को उनका साथ छोड़कर, उनकी पूरी पार्टी तोड़कर उन्हीं के भतीजे के अगुवाई में वर्तमान के शिंदे सरकार में शामिल हो गए। और सब इनमें से कई नेता मंत्री तक बन गए, जिसमें खुद अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। बाकी 9 विधायक उनके अलग अलग मंत्रालयों का शपथ लिया है, जिनको भविष्य में पदों की बंटवारा होगा। लेकिन महाराष्ट्र का राजनीतिक घटना दिखाता है कि जो लोग अपने आप को यह समझते हैं, खास करके उन परिवारवादी पार्टी के नेता, कि यह राजनीतिक दल नहीं, हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यह हमारा कोई कंपनी है, यह उन सबके लिए झटका है। अगर उनके पार्टी में कोई भी मेहनती नेता जिनका जमीन पे अपना जनाधार है, अगर ऐसा नेता है तो वो ऐसे सोचने वाले पार्टी प्रमुखों को इसी तरह का मुंह तोड़ जवाब देता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वह पार्टी टूट जाती है और जो उसमें काबिल नेता होता है वह उस पार्टी को उस परिवारवादी सोच से छीनकर बाहर लाता है। यह महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बार साबित हुआ। शिवसेना को जिस तरीके से पूरे शिवसेना पार्टी को तोड़कर एकनाथ शिंदे अपने साथ लाया और उस ठाकरे परिवार के मुंह से वह पार्टी बाहर निकाल लिया, उसी तरीके से अजीत पवार अपने ही चचा, जिसके लिए कहा जाता रहा कि वो देश के राजनीति का चाणक्य है, वह उनके कद का कोई नेता नहीं है इस देश में, उस चाणक्य के नाक के नीचे से पूरा पार्टी निकाल लिया और उनको पता तक नहीं लगा। लेकिन इस सबसे इतर एक कहानी और चल रहा है कि क्या ये जो घटना घटी है, इन सबके पीछे शरद पवार जी का ही सहमति है? जिस तरीके से 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देश के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस देश के लोगों को गारंटी दिया था, उससे घबरा कर ये पूरे एनसीपी का नेता अपने ही पार्टी प्रमुख का साथ छोड़ के आज सत्ताधारी दल के साथ आ गए हैं। क्या सबको कहीं ना कहीं जेल का डर है? तो यह भी कोई गलत सोचना नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीतिक जो कि पूरी तरह से संभावनाओं का दौर है, जब जैसी संभावना बनती है उस तरीके का फैसला राजनीति में लेना पड़ता है और राजनीतिक लोग लेते हैं। इसलिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि शायद जेल जाने के डर से, क्योंकि
जितने भी नेता आज मंत्री पद के शपथ लिए हैं, उनमें से एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई नहीं चल रहा है, जिसका संपत्ति जांच एजेंसियों ने सीज नहीं किया है। इसके बावजूद भी सत्ताधारी दल उनको अपने साथ अगर लिया है तो इसके पीछे का मकसद बहुत बड़ा है। दरअसल राजनीति में हमेशा एक विषय को लेकर, एक विषय को सामने रखकर राजनीति नहीं होती है। कभी कभी विषयांतर भी काम किया जाता है और वही सब आज महाराष्ट्र में हो रही है। और जो लोग आज नैतिकता की बात कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि विचारधारा, अपने विचारधारा को तिलांजलि देकर भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी के साथ सरकार, एनसीपी को अपने साथ, एनसीपी का समर्थन लिया है, वो यही लोग हैं, वही लोग हैं जो जिस समय शिवसेना, जिसका घोर विरोधी एनसीपी रही और एनसीपी का घोर विरोधी शिवसेना रहा, लेकिन उस शिवसेना के साथ जब कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार बनाया तो यही लोग कह रहा था, आज जिनको विचारधारा की याद आ रही है, उस समय यही लोग कह रहा था कि नहीं, ये बहुत अच्छा किया है, राजनीति का जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से अच्छा निर्णय है। लेकिन आज वही लोग कह रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने गलत किया है। जो एकनाथ शिंदे एनसीपी के विरोध में ही पार्टी तोड़ा, आज वो एकनाथ शिंदे एनसीपी के साथ कैसे सरकार बना लिया। तो यह बात सही है कि एकनाथ शिंदे सिर्फ और सिर्फ एनसीपी के विरोध में पार्टी तोड़ा, लेकिन वो एनसीपी पार्टी के विरोध में पार्टी नहीं तोड़ा, वह अपने पार्टी प्रमुख का बदलते हुए विचारधारा के वजह से वो पार्टी तोड़ा। जिस तरीके से उनका विचारधारा बदल रहा था, जिस तरीके से उनका राजनीतिक सोच बदल रही थी, उसके कारण एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को लगा कि आने वाले भविष्य हमारा अंधकारमय है, और उसी अंधकारमय भविष्य को देखकर एकनाथ शिंदे ने भी शिवसेना तोड़ा, और उसी अंधकार भविष्य को देखकर आज अजीत पवार ने भी एनसीपी तोड़ा। इसके पीछे चाहे कोई भी खेल हो, लेकिन वर्तमान में यह भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान की महाराष्ट्र सरकार के लिए फायदे का सौदा है। भविष्य में इसका क्या रिएक्शन होगा महाराष्ट्र और देश की राजनीति में, वो एक अलग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान अभी इस घटना के बाद मजबूत दिख रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जो घटना घटी है, इस घटना से बिहार में भी राजनीतिक हलचल तेज है, और उसका कारण यह है कि बिहार में भी पिछले 2 दिनों से नीतीश कुमार अपने पार्टी विधायकों और पार्टी के सांसदों से 1 to 1 मिलकर बातें कर रहे हैं। अब वो क्या बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार समझे, लेकिन क्या महाराष्ट्र के जैसा ही बहुत बड़ा राजनीतिक तूफान बिहार में भी आने वाला है? और अगर वैसा होता है तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके का राजनीतिक परिस्थिति महाराष्ट्र में शरद पवार का है, उसी तरीके का राजनीतिक परिस्थिति अभी बिहार में नीतीश कुमार का है। बिहार में भी नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं को उनका भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। उनको अभी से ही लग रहा है कि जो भविष्य की राजनीति है वह हम आरजेडी के साथ नहीं कर पाएंगे, आरजेडी के साथ हमारा राजनीतिक भविष्य पूरा अंधकारमय है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और उनका टॉप लीडरशिप पूरी तरह से बिहार की राजनीति पे ध्यान केंद्रित करेंगे। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडरशिप बिहार की राजनीति पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, वैसे ही बिहार की राजनीति में भी महाराष्ट्र वाला भूचाल आना संभव है। और हो सकता है कि अगले विपक्षी दलों का बैठक से पहले ही बिहार में भी ये राजनीतिक विस्फोट हो जाए, बिहार में भी कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव हो जाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और उनके टॉप लीडरशिप ने यह साबित किया कि वह अपने साथ किए गए किसी भी तरीके का अपमान को बर्दाश्त नहीं करता है, वो उसको नहीं भुलाता है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा करने वाले चाहे कोई भी नेता हो, उसको वह सबक जरूर सिखाता है। और जितना भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा नीतीश कुमार जी ने किया है, इतना तो भारत की राजनीतिक इतिहास में किसी भी पार्टी के नेता या दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं किया है। तो एक गलती के लिए अगर महाराष्ट्र में
दो परिवारवादी पार्टियों का वजूद खत्म हो सकता है, उनके परिवार के मुंह से उनका पार्टी निकाल के बाहर किया जा सकता है। तो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कई एक बार जलील किया है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का टॉप लीडरशिप क्या करेगा, यह सोचने वाली बात है। और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार अपने सभी पार्टी विधायकों और सांसदों से 1 to 1 मिलकर उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि भाई आपके अंदर क्या चल रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ऊपर बैठा रह जाए और मेरे नीचे का जमीन ही खिसक जाए और मुझे पता भी नहीं चले। ऐसे तो जो राजनीतिक जनाधार का जमीन है जेडीयू का, वो तो पहले ही खिसक चुका है। लेकिन जिस दिन इनके राजनीति का बचा खुचा जो जमीन है, इनका विधायक और सांसद, वो खिसक गया, उस दिन महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक के जो अपने आप को राजनीति का चाणक्य मानते थे, उन सब के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, कहने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। और यही सच्चाई है परिवारवादी पार्टियों का। आज न कल जो महाराष्ट्र में हुआ है, यह देश के हर एक परिवारवादी पार्टियों में होगा। किसी में जल्दी होगा और किसी में होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबका जो अंतिम परिणाम है वो यही होगा जो आज महाराष्ट्र में शिवसेना या एनसीपी के साथ हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।